পড়তে গিয়ে নির্যাতনের শিকার 5 বছরের শিশু। আজ সাংবাদিক সম্মেলন করে বিজু গোয়ালার বলেন 6 নভেম্বর 2020 তার 5 বছরের ছেলে টিউশন পড়তে যায়। শীতের সন্ধ্যা হওয়ায় শিশুটি বাড়িতে শীতবস্ত্র পরতে আসে। টিউশন শিক্ষিকাকে না বলে বাড়িতে আসায় শিক্ষিকা সেই ছাত্রের গোপনাঙ্গ ধরে টানে। পরবর্তীতে সেই শিশুর গোপনাঙ্গের রক ছিঁড়ে যায়। বিজু গোয়ালা এফআইআর করতে গেলে রাজগঞ্জ থানা থেকে দেখব বলে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনাটি সামনে এলে শিক্ষিকা এবং তার পরিবার বিজু গোয়ালার পুরো পরিবারকে রাজগঞ্জ থেকে বের করে দেওয়া হয়। ঘটনার বিবরণ দিয়ে আমাদের প্রতিনিধি নিবেদিতা আপনাদের সামনে পুরো বিষয়টিকে তুলে ধরবে। একজন 5 বছরের শিশু, তার বয়স হয় খেলাধুলো করার, তার বয়স হয় পড়াশোনা করার। তবে পড়াশোনা করতে গিয়েই যদি তাকে নির্যাতনের শিকার হতে হয় তাহলে কিভাবে হবে? নমস্কার, জিবিএন নিউজে প্রত্যেককে স্বাগত। সঙ্গে আমি নিবেদিতা। আজ এরকমই একটি ঘটনা আমাদের সামনে উঠে এসেছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলন করে বিরজু গোয়ালা নামক এক ব্যক্তি কিছু দৃশ্য তুলে ধরছে। আসুন সে দৃশ্য আমরা দেখে নিই। ट्यूशन पढ़ने का सो हमारे तहसील साथ वहाँ पर पढ़ता था ट्यूशन। पाँच 4:30 बजे ट्यूशन किया था। 4 बजे ट्यूशन जाने के बाद में उसको ठंडी लगे, वो जैकेट पहनने आया कि उसका भाई छोड़ने गया। छोड़ने के बाद में उसका 6 बजे छुट्टी हुआ। छुट्टी लेके आया, उसको जोर जोर से रोने लगा। रोने के बाद में दीदी ने पूछा उससे क्या हो रहा है, तो बोल रहा था टॉयलेट में दर्द हो रहा है। देखा, पैंट खोल के ब्लीडिंग बाहर हो रही थी टॉयलेट से। फिर बाद में पास में मेडिकल में हम लोग लेके गए। लेने के बाद में फिर वहाँ पर बोले डॉक्टर, मेडिकल वाले ने बोल दिया हम लोग उससे नहीं होगा, आप इसको हॉस्पिटल में से ले जाइए सिलीगुड़ी लेके आए। लाने के बाद में 2 हॉस्पिटल में बोल दिया, मना किया उससे नहीं होगा। फिर बाद में एक दूसरा नर्सिंग होम में नुटिया हॉस्पिटल में एडमिट किया। আপনারা দেখলেন সাংবাদিক বৈঠকের সেই দৃশ্য। আমরা সরাসরি সেই সাংবাদিক বৈঠক দেখার পর কিন্তু বিরজু গোয়ালার বাড়িতে আমরা চলে এসেছি। তার সঙ্গে আমরা বিস্তারিতভাবে জানবো ঘটনাটি কি এবং সেই শিশুর সঙ্গে কি হয়েছিল। আসুন তার সঙ্গে কথা বলা যাক। सर, उस दिन क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था? बच्चा वहाँ पर ट्यूशन गया था पढ़ने के लिए। कब? 6 नवंबर को। कौन से साल? 4 बजे गया था। कौन से साल? 2020। 2020 6 नवंबर। हाँ, 6 नवंबर। ट्यूशन पढ़ने गया हाँ, था। 4 बजे ट्यूशन गया था। वहाँ ट्यूशन जाने के बाद क्या हुआ, उसको ठंडी लगा। वो ठंडी लगा तो वो बिना उसको बोले घर पे चला आया। घर पे आने के बाद जैकेट पहन के फिर उसके बाद ट्यूशन गया। तब उसको वहाँ पर जाके वो मारा है। मार के उसको फिर उसका प्राइवेट पार्ट उसको पकड़ के नोच लिया। फिर उसके बाद वो वहाँ से ट्यूशन पढ़ के फिर उसके बाद घर आया है। घर आने के बाद वो बोलता है कि मेरा टॉयलेट में दर्द हो रहा है। तो पहले तो उसका मम्मी नहीं इतना हो, उसका फिर उसका बड़ा बहन दीदी उसका, जब उसको पेन खोल के देखा तो उसको ब्लड जा रहा था पूरा। तो उसके बाद बगल में जो प्राइवेट वो मेडिकल था उसमें जाके दिखाए हैं। तो बोला ये यहाँ पर तो नहीं होगा, तो ले जाइए सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी लाए हैं, जो हेरिटेज हॉस्पिटल है वहाँ पर भी लेके गए। वहाँ पर भी उसका नहीं हुआ इलाज। फिर और एक हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पर भी नहीं हुआ। तो उसके बाद नुटिया ले गए। नुटिया में उसको हुआ है प्रेशर। फिर उसके बाद उसकी स्टिक लगाया था 10 टो ने कितना। फिर उसके बाद उसको फिर घर पे ले आए। फिर हम लोग नवंबर को फिर हम ये केस रिसीव किए हैं। যেমনটা দর্শক শুনলেন, আপনাদের বলে দিই 6 নভেম্বর 2020 ঘটনা। একজন শিশু বিকেলবেলা পড়াশোনা করার জন্য তার টিউশনে গিয়েছিল। তারপরে তার ঠান্ডা লাগার জন্য সেই শিশু বাড়িতে এসেছে, বাড়িতে জ্যাকেট পরে আবার টিউশন যায়। তার পরবর্তীতে কিন্তু সেই যে টিউশন টিচার ছিল, শিক্ষিকা ছিল, সেই শিক্ষিকা কিন্তু তার সঙ্গে নির্যাতন করে, তার গোপন অঙ্গ টানে এবং সেখান থেকে কিন্তু রক্ত বের হয়। পরবর্তীতে সেই শিশুর 10 জায়গায় সেলাই করতে হয়। আসলে বিস্তারিত তার মাঠ থেকে শুনে নিই তারপরে কি হয়েছিল। ম্যাডাম, তারপরে আপনারা নিউট্রিয়াতে ভর্তি করেন, তারপরে কি হয়েছিল? हुआ तो बस डॉक्टर दिखाया। डॉक्टर दिखाने में बोले सर कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डस्ट स्टिच लगने के बाद में इसको 9 तारीख को एफआईआर हम लोग दिए हॉस्पिटल से ला के। 9 तारीख को देने के बाद में फिर उसने बोला, पुलिस ने बोला कि हम जांच मतलब पूछताछ करेंगे कि मतलब अब मैं जो बोल रही हूँ बच्चे के साथ, आपके साथ मतलब जसवीर के साथ ये हुआ कि नहीं हुआ। 11 तारीख को एफआईआर मतलब दिया। पहले एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया गया, क्या लगता है आपको? मतलब क्या पहले मतलब एफआईआर इसलिए नहीं दे पाए कि बच्चा का इमरजेंसी था, हमको एडजस्ट ले जाना था ज़रूरी,
इसीलिए बच्चे के लिए पहले हमको जान का देखना था, फिर एफआईआर हम सोचे पहले बच्चा का लिए ऑपरेशन करना ज़रूरी है। वो करके बाद में पैसा भी जुगाड़ करना पड़ा, मेरे पास पैसा भी नहीं था। जुगाड़ ऑपरेशन करके डिस्चार्ज करके फिर हम लोगों ने एफआईआर दी। एफआईआर देने के बाद में 11 तारीख हमको पुलिस ने राजगंज थाना में एफआईआर 9 तारीख को दिए, लेकिन ऐसी कॉपी नहीं दिए। हम बोले हैं, ऐसे बोले हैं कि हम लोग जाएंगे गांव में, पहले पूछताछ करेंगे, जांच करेंगे कि आप सही बोल रही कि झूठ बोल रही है, हम पता लगाएंगे। आप पुलिस थाना में हम लोग गए थे, देने जाने के बाद में हम लोग को रिसीव कॉपी नहीं दी। हम क्यों बोले नहीं दिया? आप लोग मांगे नहीं रिसिप्ट कॉपी? नहीं, हम लोग मांगे, वो बोले हम लोग जाएंगे, पता लगाएंगे, आप जांच करेंगे, इंक्वायरी जब करेंगे। तक रिसिप्ट कॉपी नहीं मिलता है तब तक वो एफआईआर दर्ज नहीं होता है। आप लोग को ये पता था कि नहीं? पता था। तो फिर आप लोग का तो फिर एफआईआर हुआ ही नहीं उस वक्त। उस टाइम हम नहीं हुआ, इसलिए हम और पुलिस ने बोले कि आप जाइए, हम लोग जाएंगे इंक्वायरी करने के लिए। हम जाएंगे 11 तारीख को, जब एफआईआर किया सच झूठ का पता करके। फिर उसके बाद में वो लोग आए, उसके बाद में फिर वो लोग आए, वो लोग इंक्वायरी करके चले गए। पुलिस को हम बोल दिए हैं, सर आप कुछ एक्शन कैसे नहीं लगे? नहीं है, बोला आप बात कीजिए। पुलिस ने बोला बात कीजिए, हम इंक्वायरी करेंगे, हम एफआईआर रिसीव कॉपी जब दिए देने के बाद में, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिया पुलिस ने, कोई एक्शन। वो लोग जो जिसके गए बाद थे वो लोग, पुलिस मिल मिल गए गई थी। हाँ, उससे वो बात लोग करके क्यों मिल मिल गए। गए थे, क्या लगता है? पैसे के लिए। पैसे के लिए? वो क्या अमीर है क्या? हाँ, अमीर है, पैसे वाले हैं, दमक परिवार है, मुखिया है गांव के, इसीलिए। तो वहाँ के आसपास का जो और भी नेता थे उनसे आप लोग बात नहीं किए थे? नहीं है, वही वही वो गांव को चलाते हैं। वहाँ का जो एमएलए है उनसे क्या बात करने गए थे आप लोग? नहीं नहीं, हम गए थे, हम तो पुलिस थाना में गए थे। खाली पुलिस थाना गए थे? हाँ, हम बाद में जब ये देखे हम यहाँ पर, मतलब कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है, पुलिस ने कोई एक्सेस नहीं ले रहे। जब कृष्णा के यहाँ पर गए थे, एमएलए के यहाँ पर, उसने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कुछ कोई हेल्प नहीं की हम लोगों की। আমরা কথা বলে নেব সেই 5 বছরের শিশু, তার মাসি রয়েছে, তার সঙ্গে কথা বলবো। मैडम थोड़ा आप भी थोड़ा ये घटना को थोड़ा सा विस्तारित से बताइए। ये 6 नवंबर की घटना है। ये बच्चा 4 बजे ट्यूशन जाता था, तो वहाँ ट्यूशन पढ़ने गया तो इसको ठंडी लगी। नहीं वो बात नहीं, उसके बाद क्या हुआ? जो पुलिस में एफआईआर किया आप लोग उसके पहले बाद? गए 9 तारीख को गए तो इन लोगों को रिसीव कॉपी नहीं है, क्योंकि उन लोगों का नाम सुन के ही जी वो लोग बोलने लगे कि हम लोग इंक्वायरी करने जाएंगे, क्योंकि उन लोगों का मेल जोल बहुत ज़्यादा है उनसे। वो लोग एक साथ उठते बैठते, पुलिस उनके हिसाब से चलती है। जी। तो इससे पहले क्या ऐसा कोई घटना घटा था, वो जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, सोमा? नहीं, जब ये घटना, इसके पहले तो कोई कुछ हम लोगों को पता नहीं था। जब ये घटना घटने के बाद तो जो आदमी यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाते थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि मेरे बच्चे के साथ ये किया वो किया, लेकिन उन लोगों ने कोई एफआईआर, कोई एक्शन नहीं लिया मतलब था। उन लोगों का बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ था पहले? वो लोग डर से नहीं किए, आप लोग ही फर्स्ट थे जो एफआईआर किए थे? जी हाँ। उसके बाद क्या हुआ, तो इन लोगों ने जब सुना कि मेरी बेटी के ऊपर इन लोगों ने एफआईआर किया, लेकिन पुलिस वाले ने रिसीव कॉपी नहीं दिया था। उन लोगों को लगा कि पुलिस केस हो चुका है, तो उन लोगों ने क्या किया कि मीटिंग में बुलाया, इनके मम्मी पापा को बुलाया। बुलाने के बाद जैसे ही लोग खड़े हुए, इन लोगों के साथ 11 तारीख को मारपीट शुरू कर दिया। तो ये प्रेग्नेंट थी, इनको भी मारा, इनको भी एडमिट कराया गया। तो पुलिस स्टेशन गए, तब जाके रिसीव कॉपी दिया, लेकिन 55 दिन के बाद लड़की गिरफ्तार हुई। वो भी राजगंज पुलिस की तरफ से नहीं, हम लोग जलपाईगुड़ी एडिशनल एसपी के पास गए थे। तब उसने एक ऑफिसर भेजा था, शेख बाबू नाम है उनका, शेख है ना, मोहिउद्दीन शेख, उनको भेजा। उसने ही उस लड़की को गिरफ्तार किया और उसके पापा को उसी ने गिरफ्तार किया। 15 दिन जेल में रही लड़की, लेकिन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब लड़की की बेल होते ही इन लोगों ने क्या किया, डेली मारपीट, गाली गलौज और पत्थरबाजी, कभी चाकू लेके आना, कभी बाका लेके आना मारने के लिए, फिर झूठ फेक केस पे फेक केस। इन लोगों ने ये जो केस लगा है बच्चे का, जो फोक्सो 10 लगा हुआ है, तो उसके बदले इन्होंने क्या किया, अपनी 2 बेटियों को लेके एक फोक्सो केस मेरे हस्बैंड पे और इसके जसवीर के पापा पे, मेरे 2 भाई हैं उन पे फोक्सो केस डाल दिया। तो 25 जनवरी 2021 की बात है। तो दिन में ये लोग मारपीट करके चले गए
और मेरे बेटे की मोबाइल भी छीन के ले गए, क्योंकि उस मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था वो। क्योंकि हम लोग के पास प्रूफ देने के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, कोई वहाँ का आदमी कोई हम लोग का गवाही देता नहीं, तो प्रूफ रखने के लिए तो उसको उस मेरे बेटे का कॉलर पकड़ के उसको भी मारा और उसको ऐसे बोला कि तुम्हारा लाइफ मैं खराब कर दूंगा। अमित सिंह 5 डेज के बाद गिरफ्तार हुई, उसके बाद 15 दिन के बाद बेल के बाद ये सब आप लोगों के ऊपर स्टार्ट हुआ। हाँ, वो जब घर आई उसके बाद से ही आप लोगों स्टार्टिंग के ऊपर हमला स्टार्ट हुआ। स्टार्ट हो गया। तो गांव के जो और आसपास के लोग थे वो लोग आप लोगों का कभी सपोर्ट नहीं किए? नहीं, सपोर्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन लोगों के अगेंस्ट कोई जाता नहीं है, डरते हैं। अगर हम लोगों ने बोला तो हम लोगों के साथ भी ऐसा होगा। कर रहे, डर के बारे नहीं कर रही। जिस बच्चे ने, छोटे छोटे बच्चे थे इसके साथ पढ़ते थे, उन लोगों ने बच्चों ने बताया कि हाँ ऐसा सोमा मिस ने किया। उन लोगों बच्चों को भी जाके घर में जाके मना कर दिया, उनके पेरेंट्सों को, कि अपने बच्चों को समझा दो ऐसा ना बोले। धमकी दी उन लोगों को। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले। हम लोग वहाँ उनके डर से, उनके वजह से, पुलिस प्रशासन उनके पूरे सपोर्ट में है, उनके वजह से हम लोग वहाँ को घर छोड़ के, अपना प्रॉपर्टी सब जमीन जगह छोड़ के सिलीगुड़ी में आके रह रहे हैं। 25 जनवरी की बात है 2021 की। शाम को फिर से आके उन लोगों ने मारपीट की, मेरी बेटी को मारा। मेरी बेटी 14 साल की है। रोड पे ले जाके, पुलिस ने बताया कि हम लोग रोड पे आप आइए। वहाँ पे गए तो पुलिस के सामने मारा, और पुलिस के सामने ही मेरे मम्मी के पास हम लोग बहुत सारे, हम लोग 3 बहनें और 2 भाभियाँ, हम लोगों ने सारा गोल्ड मम्मी को दे दिया था। वो गोल्ड भी छीन के ले गए और मारा भी हम लोगों को। पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस ने बल्कि मेरे भाई, मेरे हस्बैंड को पकड़ के ले जा रही थी। हम लोगों को बोला क्यों ले जा रहे हो, हम लोगों का कोई गलती नहीं है। तो हम लोग भी साथ बैठ गए। बैठने के बाद क्या किया उन लोगों ने, हम लोगों को भी अलग रूम में रखा। मेरी बहन प्रेग्नेंट थी उस टाइम, चिंचलवाला 7 महीने से, और मेरी बेटी थी 14 साल की, मेरी छोटी बहन थी। हम लोग रात भर ठंडी में वहाँ कस्टडी में बैठे रहे। हम लोगों का मोबाइल भी ले लिया गया कि आप किसी को कॉल नहीं कर सकते। फिर सुबह इनको पेन हुआ, तो पेन ज़्यादा होने के बाद ये लोग ले गए वहाँ पे मेडिकल मुर्गाडांगी में। इस तरह से ले गए कि जैसे हम लोग कोई क्राइम किया हुआ हो। और ये लोग साइन मांग रहे थे कि आप लोग साइन करो, केस उठाओ, केस म्यूचुअल करो। हम लोग पहले भी गए थे, 1 साल पहले भी गए थे। तो उस टाइम ये प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने, इनकी तबीयत सही नहीं थी, तो उन्होंने बताया कि आप पहले यहाँ से ठीक हो, डिलीवरी हो जाने दो, बच्चा थोड़ा बड़ा होने दो, तब यहाँ पे आना। तो फिर जाके उनसे कांटेक्ट किया कि सर हमें अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला, ना ही कोई पुलिस प्रोटेक्शन सपोर्ट मिल रहा है। तब जाके उन्होंने फिर ममता बनर्जी को चिट्ठी भेजा। हम लोगों ने पहले भेज चुके हैं ममता बनर्जी को, एसपी के पास, डीजीपी के पास, बहुत जगह से, जहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम लोगों ने अपनी गुहार नहीं लगाई हो, लेकिन हमें कोई उसका उत्तर ही नहीं आप मिला। लोग अभी चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए? जी हाँ, और क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं, जो सच है, जो सही है, उसका न्याय हो। जो मतलब मेरे बेटे के साथ हुआ, जसवीर के साथ, बस इंसाफ हो, मेरे बच्चे का इंसाफ। যেমনটা আপনারা দেখলেন, এটি একটি রাজগঞ্জের ঘটনা ছিল, রাজগঞ্জ ব্লকের ঘটনা। এখন সেখান থেকে তারা বাড়ি ছাড়া হয়ে কিন্তু শিলিগুড়ি এসেছে। রাজগঞ্জে তাদের নিজেদের জমি ছিল, কিন্তু সেই জমি আজ তাদের নয়। তারা আজ আশ্রয় নিয়েছে লোকের বাড়িতে, ভাড়া বাড়িতে। একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা কিন্তু উঠে এলো। এখনো কি এরকম ঘটনা দেখা যায়, যেখানে প্রশাসন রয়েছে, একজন সার্বভৌমত্ব, গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে প্রত্যেকের, কিন্তু সেই অধিকার কোথায় প্রশ্ন কিন্তু উঠছে। সেই প্রশ্নই কিন্তু আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি বারবার করে। একজন ছোট্ট শিশু, যে শিশু কিছু বোঝে না, সেই শিশুর আজ এইভাবে নির্যাতন হতে হয়েছে, এবং শিশুর সাথে সাথে তার পুরো পরিবারকে কিন্তু নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। আজ এই বিষয় কিন্তু আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। এরকমই বিভিন্ন খবর, আপডেটস নিয়ে কিন্তু আমরা প্রত্যেকবার আপনাদের সামনে এসে উপস্থিত হব। প্রত্যেকে সুস্থ থাকুন, চোখ রাখুন জিভিএনএ নিউজের পর্দায়। ধন্যবাদ।